अंधेरा किस को कहते हैं ये बस वाबड़ा समझता है। मैंने जेल में बहुत सा वक्त गुजारा। अब मैं अवाम से ये कहूँगा कि आए, डी चौक ब्लॉक करें, चाहे मुझे आज़ादी चाहिए जिस तरीके से भी हो सके। गर्मी में नाचते हैं गरीबान खोल कर, इस वाबड़ा ने हमको भी नरगिस बना दिया। अगर गोली चलानी है तो मेरे ऊपर चलाओ, आओ मेरा सीना हाजिर है। तारे जमील साहब फरमाते हैं कि जाने वो कौन से लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। क्राइटेरिया के मुताबिक उगी में कितनी लोड शेडिंग होनी चाहिए? सर इस ईद का दिन है, सच बताना है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर बताना है। तब आज फेसबुक की जमीन हलानी सैयद सलमान गिलानी कहते हैं कि रिज़्क़ बारिश की तरह घर में उतरते देखा, खाली हलवे से ही पेट को भरते देखा, भूख से तंग बे करें खुदकुशियाँ, कोई मौलवी नहीं जहाँ से यूं गुजरते देखा। हमारा सिस्टम स्टेशन के बंदे का लोड शेडिंग साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। यानी आप बिल्कुल फरिश्ता सिफत लोग नहीं, फरिश्ता सिर्फ नहीं है, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। काजी इदरीस साहब मुझे कहा कि सलाहुद्दीन अब भी तो हमारी पेरोडी की है बाहर जी। खैर सलाहुद्दीन तो की थी जब मैं ही मड़ा बनाते ना ताकि फट गई मशीन, वो भागे वजीर, वो भागे अम्मा ने, वो दौड़े एमपी है, वो दौड़े आओ आओ देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने तकबरी के बोल बोले थे, आज इन पर हाय हू करने वाला कोई नहीं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों को और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम मौजूद हैं सुल्तान सलाहुद्दीन तनोली साहब के साथ, और आपके इल्म में भी होगा कि उन्हें पैरोडीज़ में ख़ासा मलका हासिल है। तो हमने कहा कि आज ईद का मौका है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कराहटें बखेरने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पैरोडीज़ भी सुनते हैं और वो हमें पैरोडीज़ भी करके दिखाएंगे। इसके अलावा उनसे और भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया सुल्तान सलाहुद्दीन तनोली। बहुत मेहरबानी सर, आप आए हैं बेकौल शायर के जब तक बेके न थे कोई ख़रीदता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। हमारी जितनी भी है वो आपकी वसासत से हुई है और लोगों के साथ तारीफ़ भी हो, लेकिन आपकी वसासत से हुआ है। पहले भी हम करते थे लेकिन हम रपोश थे और आपने आकर हमें उजागर किया है और माशरे में हमारा एक नाम बनाया। और आसिफ न्यूज़ की वसासत से हमारी ये आवाज़ बैरूनी मुल्क भी पहुँची। जब मेरी पहली पैरोडी हुई थी उस वक़्त भी मुझे बरतानिया से, फ़्रांस से, अमेरिका से और दुबई से मुख्तलिफ़ लोगों ने कॉलें की, मेरे लिए गिफ्ट भेजी हैं। फ़्रांस से एक बंदा था पिंडी भटिया का, उसने मेरी पैरोडी सुनी और वहाँ पर उसने मेरे लिए मोबाइल गिफ्ट भेजे थे और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ प्यार किया। और आपकी पैरोडी के बाद जब मैं जहाँ भी जाता था, अभी भी जाता हूँ, आपकी थी मेरी पैरोडी थी लेकिन आपकी वसासत से हुई थी। मैं नहीं करता था, आपने मुझसे ज़ोर से कराई थी और मजबूर किया था आपने मुझे। मैं अभी भी नहीं कर रहा था लेकिन आपने मजबूर किया मुझे कि नहीं आप करें। और यकीन माने मैं इस्लामाबाद का मेरा काम फंसा हुआ था, तो मुझे एक अफसर ने देखा तो उसने कहा यार बंदे को बुलाओ। मैं बुलाया, उसने कहा आप मीडिया में काम करते हैं? मैंने कहा मीडिया में काम नहीं। उसने कहा आप क्या काम कर? मैंने कहा नहीं, मैं समझ गया, मैं आसिफ खान की वो पैरोडी की वजह से। कुछ अर्सा पहले हमने आपका वो इंटरव्यू किया, वो उसने कहा किसी, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, मैंने कहा ये काम है, तो 5 मिनट के अंदर उसने हमारा काम किया था। अच्छा। और बैठाया, चाय पिलाई, फिर मुझे रिक्वेस्ट की भाई पैरोडी। मैंने कहा भाई पैरोडी हमें आ जगह नहीं करते हैं, आसिफ न्यूज़ की जब नई पैरोडी गई आप सुन ले। नहीं तो, वो तो चूंकि सलाहियत तो आपकी है ना। नहीं आप तो मेरी सलाहियत थी लेकिन मेरी सलाहियत तो बचपन से आपकी है। देखो मेरी सलाहियत आप कर सकते हैं तो इसलिए हम आपके पास आते हैं। देखिए मेरी सलाहियत तो बचपन से। एक हमारा रिश्तेदार था, शायद आप जानते होंगे, इकबाल साहब नंबर वाला, ये आपके भी मतलब जी बहुत करीब थे। अजमल साहब का भाई, अजमल साहब का भाई। मेरी पैरोडी में उस बंदे का बहुत ज़्यादा हाथ है। अच्छा। वो मुझे करता था लेकिन उस ज़माने में वो मुझे बैठाता था एक जगह में, कहता था फलानी की बात करो, फलानी की बात करो। उस वक्त वो बड़ा शोर लगाता था, पैहे कर। तो उस वजह से, उसकी वजह से मैं, एक वो है और एक आप है जिसने पॉलिश किया आकर मुझे और चमकाया, वो आप है।
तो शुरू करते हैं, पैरोडीज की जानब आते हैं। जी तो जी, आप आज सबसे पहले किसकी पैरोडीज आप करके सबसे दिखाएंगे? पहले तो हमारे मुल्क के जो वो सियासतदान है जिसके बगैर सियासत अधूरी है, वो हर की ज़रूरत है। मौलाना साहब है, शहबाज शरीफ की ज़रूरत है, जरदारी साहब की भी ज़रूरत है, इमरान खान साहब की बहुत ज़रूरत है। मतलब है कि पाकिस्तान की ऐसी मौलाना साहब तो हर हुकूमत की भी ज़रूरत है, उसके बगैर अब इस हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो परेशान है कि मौलाना साहब हमारे साथ किसी तरीके से आ देखें जाएं। और इमरान खान की कोशिश है कि मौलाना साहब जो है किसी तरीके से अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। मौलाना साहब के लिए, यानी वो सब की ज़रूरत है। मौलाना साहब का इशारा ये माना कि वो मेरा यार नहीं है, ये माना कि वो मेरा यार नहीं है, ये भी नहीं है कि प्यार नहीं है। मैं उसे कैसे निकालूं अपने दिल से, वो इसका मालिक है, किराएदार तो नहीं है। बात यह मौलाना साहब के साथ हमें वालाहाना प्यार है। मौलाना मौलवी कोई भी हो उसके साथ हम प्यार करते हैं। बिल्कुल। और मौलवी सियासत को चमकाते हैं। ये कहते हैं मौलवियों को कोई रोल नहीं लगे, जितना सियासत में मौलवियों का रोल है दूसरे बंदे का रोल नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब भी कोई परेशानी पड़ती है तो मौलवी के पास जाना पड़ता है। घर में मियाँ बीवी के खिलाफ नचा किया जब फिर भी मौलवी के पास जाना पड़ता है। निकाह हो तो फिर भी फिर मौलवी साहब, हाँ। तो जनाजा हो तो फिर भी मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, ये जो मौलवी होते हैं ये माशरे में माशरा बनाते हैं। अगर मौलवी ना हो तो माशरा नहीं बनता। माशरा कैसे बनता है? हमारा बचपन जो है वो मौलवी साथ गुजरता है, और थोड़े हम बड़े होते हैं फिर हमारा स्कूल टीचर के साथ गुजरता है। लेकिन हमारी इब्तदा जो होती है पैदाइश के वक्त से लेकर मरने तक, कब्र तक, वो हमारे साथ मौलवी होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में जो अज़ान होती है वो कौन देता है? ये बताओ। वो भी मौलवी साहब मौलवी देता है। अल्लाह अकबर जो होती है वो मौलाना कहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि रिज़्क़ बारिश की तरह घर में उतरते देखा, खाली हलवे से ही पेट को भरते देखा, भूख से तंग बे करें खुदकुशियाँ, कोई मौलवी नहीं जहाँ से यूं गुजरते देखा। खाते खाते तो मरते देखे हैं अक्सर, लेकिन कोई मौलवी नहीं भूख से मरते देखा। मैं कहूँगा कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, फिर आपने मौलाना साहब की बात की है, तो इन हालात के तनाज़र में, यानी मौलाना साहब का जो 1973 के आइन के तनाज़र में ये जुमला काफ़ी मशहूर हुआ था। मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात के तनाज़र में आप अगर मौलाना साहब की पैरोडी करके दिखाएं। हमारे बहुत सारे सियासियों के साथ वक्त गुजारा है। मुहतरमा बेनज़ीर के साथ भी हमारा टाकरा होता था, और जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ भी होता था, मौलाना गुलाम साहब के साथ होता। लेकिन हमने जितना हमारा पहुँच थी, हमने इस्लाम के लिए बहुत कोशिशें की हैं। ये मुमकिन ना हो सका कि मुल्क में इस्लामी नाफज ना हो सका, लेकिन अगर जमीयत ना होती तो इस पाकिस्तान का जो जगह था उसका कुछ और हालत में आप देखते हैं। ये वह जमीयत है जिसने यहाँ तक रोके रखा। तो मौलाना साहब से आगे बढ़ते हैं। ताहिर अल कादरी साहब के साथ भी आपका काफ़ी ताहिर अल कादरी साहब एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं, और इस वक्त वो कनाडा में हैं। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है कि वो सदा अच्छी ज़िंदगी गुजार। उनके पैरोकार भी बहुत हैं, पाकिस्तान में जानसार लोग हैं उनके, और उनकी जो सियासत में तो वो उतने नहीं आते, लेकिन जब भी किसी सियासी लीडर को ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उनको बुलाना पड़ता है। उनके बगैर धरना देना या मुल्क में स्ट्राइक करना मुश्किल होता है। आज भी अगर कोई सियासी मौलाना साहब को बुला, पावर है ही मौलाना साहबान के, अगर ताहिर अल कादरी साहब को बुला लें तो कोई भी धरना जो है वो नाकाम नहीं हो सकता। तो इसी तनाज़र में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अवाम जितनी भी हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क में ये जो निचले वाला तबका है ऊपर उठे। आज तक हमारे मुल्क में गरीब के लिए कुछ ना हो सका, और यही वो सिस्टम की खराबी है कहूँ या सियासतदानों की खराबी कहूँ, किसको इल्ज़ाम दें हम। लेकिन हमारे माशरे में सियासत में मौलवी का किरदार ख़त्म करना सलाम को ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। मैंने आपके पहला इंटरव्यू किया था तो वो आपने कहा था कि मेरा सीना हाजिर है। वो अगर दोबारा दोहरा दें। जिस वक्त वो धरने के दौरान मौलाना ताहिर अल कादरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त धरना किया था डी चौक में, तो उन्होंने कहा था कि कफन एक है, लाशें दो हैं, या इसमें ताहिर अल कादरी दफन होगा या नवाज शरीफ का इक़्तिदार दफन होगा। तो ये बात ही उन्होंने बड़ा धरने में अपना अहम किरदार अदा किया था।
और वो जब नहीं, उसने कहा मेरा सीना हाजिर है। हाँ, अगर गोली चलानी है तो मेरे ऊपर चलाओ, आओ मेरा सीना हाजिर है। कुर्सी जई तरह सी। अच्छा, फिर मसला नहीं थोड़ा सा वो उसको स्टाइल पेश करना पड़ेगा। ताल काजी साहब की जो पेरोडी होती है ना, उसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। सही है। क्योंकि इंटरनेशनल आदमी है ना, तो इंटरनेशनल आदमी को लौटना पड़ना ज़रूरी होता है। इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की भी पेरोडी आप अच्छी कर लेते हैं। इमरान साहब पर तो बड़ा हमें दुख है कि इस वक्त वो जेल में है, और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सुरखरू तरीके से बाहर निकाले, और उनकी वजह से उनके जो मतलब है परस्तार लोग हैं बड़े परेशान हैं। तो हमात या वोट वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे मतलब है कि मौलाना कदरी साहब, मौलाना साहब हो, हमें सब के साथ सारे हमारे पाकिस्तानी हैं और सारे हमारे मशर हैं। जो भी वो हमारे अमन को मशर समझते हैं अपना, पश्तो ज़बान में मशर कहते हैं। तो क्योंकि हमारा कल्चर पश्तो वाला है तो हम मशरी उनको कहेंगे। तो वो तो अभी वो कहते हैं हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ये उनकी नई जो नात आई है, लेकिन नात के साथ में पेरोडी नहीं करना चाहता हूँ, ये मैंने थोड़ा सुनाया सर। तो ये जो हो गया, मैंने जेल में बहुत सा वक्त गुजारा। अब मैं आवाम से ये कहूँगा कि आएँ, डी चौक ब्लॉक करें, चाहे मुझे आज़ादी चाहिए जिस तरीके से भी हो सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आज़ादी मिलने वाली नहीं है। मैं कुछ तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करने को तैयार हूँ, सियासतदानों के साथ भी हूँ, लेकिन कुछ करें खुदा के लिए। आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं मीडिया वाले? नहीं, ये तो आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं, वो तो बेबसी का इजहार नहीं कर रहे हैं। आज़ाद आदमी का इतना अरसा जेल में रहना बड़ी बात है, और मैं उनको खराज तकसीम पेश कर दूँ, फिर अचानक जेल में बंद हो जाना, तो ये कितना बड़ा मतलब मसला बनता है। लेकिन फिर भी उनका ये हिम्मत है कि उसने अभी तक हौसला नहीं आ रहा, तो इतना तो कहना बेबसी की बात नहीं होती। पीटीआई में शेर अफजल मरवत का जो स्टाइल देखें, शेर अफजल मरवत जो है उसने हमारे साथ जो किया है वो ठीक नहीं किया, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा उनको। तो जी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान शेर अफजल मरवत का जिक्र भी किया जाए, चूँकि हम बहुत परेशान हैं, उसने हमें बदनामी किया है। और क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, तो मैं कहता हूँ शेर अफजल मरवत की पेरोडी करके देखें, ये बात ये है कि मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हमें निकाला जाता है, हमें टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस पार्टी में इज्जत ना हो, जिस पार्टी में कोई विजन नहीं है, वो पार्टी बढ़ जाती है। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा वो बढ़ गया है। ये कहते हैं ना, बढ़ना इसको कहते हैं, जैसा मैं बढ़ गया हूँ। और असल में आपने मजबूर किया, वरना आज मेरा प्रोग्राम नहीं था। मौसम बाहर का मौसम जो होता है ना, ये गले को खारिश होती है, आंखों को खारिश होती है। ये 15-20 दिन मेरे लिए मुश्किल होते हैं। खैर है, बस गुजारा एक ये मौसम बाहर वाला, और जब मौसम खज़ां आता है, ये दोनों मौसम मेरे लिए थोड़े से नहीं, पूरा मुल्क मुश्किल से गुजर रहा है, तो आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो आपको मौलाना तारिक जमील साहब की बात सुनाता हूँ। तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि जाने वो कौन से लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। सुना? बिल्कुल, गजल उन्होंने सुनाई है। हाँ, इरशाद भट्टी को हाँ, इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने अपनी पसंदीदा गजल जो गजल सुनाई उनकी आवाज में, ये तो आप अपनी आवाज में सुना, असल में तकरीर है तो उनकी आवाज। देखें भाइयों, मेरे भाइयों, ये मिट जाने वाला जहान है, इसकी दौड़ लगाने वाले के लिए नाकामी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके तोड़ने का इरादा किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, एक ऐसा दिन आने वाला है, ये बड़े बड़े पहाड़ आपस में टकरा रहे होंगे, ज़मीन लर्ज़ रही होगी, आसमान टूट रहा होगा, सितारे जल रहे होंगे, इंसान पतंगे बनकर उड़ रहे होंगे, माँ अपने दूध पिलाते बच्चों को गोद से खींचकर बाहर निकाल देंगी, सारी दुनिया का कारोबार ठप। एक ऐसी रात आएगी जिसको ये पता नहीं होगा कि आज मैं आखिरी हूँ। उस दिन भी लोग घरों को लौटेंगे कि कल, बाकी कल
कल बारात बुलाऊंगा, कल वलीमा करूंगा, कल फलां से मेरी लड़ाई है, कल फलां से मेरा जिरगा है। इसी तरह लोग आएंगे, सोएंगे, सोचेंगे। सुबह हुई शहरी बाज़ार को चला, देहाती खेत को चला। उसी तरह औरतें अब उठकर अपने कमरों में आईं, अपने किचनों में गईं, झाड़ू देने लगी। किसी के हाथ में पेड़ा है, किसी के हाथ में रोटी है, कोई बर्तन में दूध डाल रही है। इधर ज़िम्मेदार ने हल डाला, बीज बिखेरने वाले ने मुट्ठी को उठाया बीज बिखेरने के लिए। इधर दुकानदार ने मीटर से कपड़ा नापा, कैंची को डाला, पैसे गिनने वाले ने 10, 20, 50 गिनना शुरू किया। एक आवाज़, माँ के हाथ से लुकमा ज़मीन पर जा गिरेगा। मक्खन का पेड़ा ज़मीन पर, रोटी तवे के बजाय ज़मीन पर। उठी हुई मुट्ठी बीज बिखेरने वाली यूं ढीली हो जाएगी। हाल इधर गिरा, बैल उधर भागा, ज़िम्मेदार उधर भागा, बाराती उधर भागे, दुल्हन उधर भागी, दुल्हा उधर भागा। बादशाह का ताज गिर गया, फिजा फट गई, मशीर वो भागे, वजीर वो भागे, अम्मा ने वो दौड़े, एमपीए वो दौड़े। आओ आओ देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकबरी के बोल बोले थे। आज इन पर हाय हू करने वाला कोई नहीं, आज इन पर कफन डालने वाला कोई नहीं। आज देखो मकान खाली हो गए और ये गिर पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है काजी साहब की पैरोडी भी कर लें। काजी साहब, काजी इदरीस साहब मुझे कहा के सलाहुद्दीन, हाँ अब भी तो मड़ी पैरोडी की थी है बाहर जी। खैर सलाहुद्दीन तो की थी जब मैं ही मड़ा पर आते ना ता की थी, वरना दुआ जाना कर आखदा मड़ी पैरोडी। तो वो इंडिया का एक शायर है, वो कहते हैं, उसमें मैंने उसकी शायरी को तब्दील करके अपने वापडा में लाया हूँ। अच्छा, तो वापडा के साथ भी वो शायरी है। वो कहता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि पुकारे आँख में चढ़कल तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं, ये बस वाबड़ा समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मेहनत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है, मेहनत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। और वो कहता है, लोफर नहीं शरीफ हैं पर जहनी तौर पर इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। शायर का नाम भी बता देना। मेरा ख्याल है आपके सैयद सलेमान गिलानी। सब आज फेसबुक की जमीन हलानी, सैयद सलेमान गिलानी। वो कहता है कि लोफर नहीं शरीफ हैं पर जहनी तौर पर इन रहनुमाओं ने हमें बेहिस बना दिया। गर्मी में नाचते हैं गरीबान खोल कर, इस वाबडा ने हमको भी नरगिस बना दिया। सही है। शाम के साए जो है वो भी गैर हो गए हैं, अब अंधेरा जो है वो चाह रहा है। तो गुफ्तगू को समेटते हैं। तो वाबडा के हवाले से मेरा ख्याल है ग्रड के हवाले से बात कर लेते हैं। ग्रड में आप चूँकि काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ ग्रड्स के आप इंचार्ज रहे हैं, कोई इस तरह के आपके साथ कोई वाक़यात पेश आए हों, जो भी हो? सर हमारे साथ तो बहुत से वाक़यात पेश हुए हैं। एक मरतबा मैं बैठा हुआ था ग्रेड स्टेशन में, तो रमज़ान का महीना था, तो कॉल आ गई। तो मैंने हेलो की, तो उसने कहा भाई, वो बंदा गाली देना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई आप कौन है? मैंने कहा 5-10 मिनट रहते हैं रमज़ान के रोज़े के आगे, आप कौन? कहते बिजली बंद है। मैंने कहा भाई, मैंने देखा भाई बिजली को, मैंने देखा मुझसे सारे फीडर चल रहे थे। मैंने कहा उगी ग्रेड की बात है। तो मैंने कहा भाई इधर से बिजली चल रही है, आपके ट्रांसफार्मर का मसला। उसे नहीं ट्रांसफार्मर का मसला नहीं, तुम ये वो, इतना उसके मुंह से गालियाँ बकवास आता था उसने किया। पीछे उसकी घर वाली की आवाज़ मुझे आ गई, या उसकी घर वाली थी जब लड़की या कोई भी थी। उसने कहा इसकी बात तो सुनो, कहता क्या है? वापडा वाले की बात सुनो, वो कहता क्या? उसे ये हरामी होते हैं, ये अपनी तरफ से बहुत कुछ कहते हैं। मैंने कहा यार जो बहन है, बहन से मेरी बात करा दो।
आप मेहरबानी कर, आप मेरी बात को नहीं समझते, बहन से करा दो। उसने करा दी। मैंने कहा बहन आप ये बताएं कि ज़रा घर से बाहर निकलो। मैंने कहा तुम्हारा मेन स्विच किधर लगा? उसे मेन स्विच को नहीं। मैंने कहा वो डब्बा देखो जहाँ से स्विच ऊपर होता है और नीचे होता है, उधर देखो जाकर देखा तो उसने कहा वो नीचे। मैंने कहा ऊपर करो। कहती मैं डरती हूँ। मैंने कहा इसको बुलाओ अंदर से, इसको बोलो भाई कि स्विच ऊपर करो। जब स्विच ऊपर किया तो पूरे घर में बिजली आ गई। मुझे कहता सारी जी मेरी मेहरबानी, तो आपने मेरी बिजली। मैंने कहा आपने मेरी पूरी नस्ल को याद कर दिया, गालियाँ निकाल दिया, अब क्या फ़ायदा है इस चीज़ों का। तो ये वाक़यात हमारे साथ होते रहते हैं। नहीं, लड़ाइयाँ तो भी होंगी। लड़ाइयाँ हमारे साथ बहुत हुई हैं। हमारे साथ थाकोट में लड़ाई हुई है इसी लोड शेडिंग की वजह से। और बंदे आ गए, उन्होंने कहा भाई आप लोड शेड ना करें। हमने कहा भाई ये PDC का सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। ग्रिड स्टेशन के बंदे का लोड शेडिंग के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। यानी आप बिल्कुल फरिश्ता सिफत लोग। नहीं, फरिश्ता सिर्फ नहीं है, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा, ये ज़्यादा हमारा ताल्लुक ये है ऊपर से जो आर्डर आता है ऑपरेशन का। अब ये इलाके में फीडरों को जो मतलब एक्सिन साहब होते हैं या एसी साहब होते हैं, इनकी डिमांड। एक बात है ना, जो सही बात ये है कि ये तो हमें भी पता है कि आम लोग छोड़ें, अगर किसी को नहीं पता कि जी अगर रिकवरी है, लॉसेस नहीं है, तो हुकूमत खुद कहती है, वापता खुद कहता है कि उन फीडरों पर हम लोड शेडिंग कम से कम करेंगे। तो हमारे मेरा ख्याल है अगर अगरोर तनोल की बात करें, हमारा इस तरह का कोई फीडर नहीं है कि जिस पर ज़्यादा लाइसेंस हो। तो मतलब यहाँ पर फिर लोड शेडिंग क्यों है, ये मुझे बताओ। लोड शेडिंग असल में जो परसेंटेज लासेस के हिसाब से होती है। ये अगर परसेंटेज लासेस 40% है तो लोड शेडिंग और होगी, 20% है तो लोड शेडिंग अगर आप खुद बड़ग्राम का वो आप अगर देख रहे हैं, रिकवरी आप खुद कहते हैं तोरगर या बड़ग्राम या ऊपर जो इलाके हैं वहाँ रिकवरी नहीं है और लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। यही बात है। यानी आपके मैं देखता हूँ कि जरगे होते हैं वहाँ 20 घंटे लोड शेडिंग भी होती है ना। नहीं, कब 20 घंटे होती है? 20 घंटे लोड शेडिंग थी तो आपने उधर मेरा ख्याल है आप थे उधर थाकोट में, तो वो आपने क्या किया कि जी 20 की जगह आपने 10 की, रिकवरी तो कोई नहीं। असल में आपने तोरगर की बिजली बन की ऊपर जो एरिया है जिदबा हो गया। दूसरा उनका जो गिला है, बहुत सारे इलाके हमारे मुल्क का ये भी एक अलमिया है कि जो इलाके जिन इलाकों से बिजली पैदा होती है उनको उनका फ़ायदा बेनिफिट कोई नहीं है। जिस तरह यहाँ ग्रेनाइट जो है उससे लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल, हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन वापस इलाके को क्या मिलेगा? अगरोर तनोल की रोड खराब हो रहा है और इनको अब अगर आप वो लीज ओनर जो हैं या जो जिन लोगों ने पॉइंट लिए हुए हैं, जो कारोबार करते हैं, उनसे कहें जी आप जुल्म करें, वो तो कहते हैं जी हम तो टैक्स दे रहे हैं। अगर टैक्स वो कहते हैं हम तो इधर किसी को नहीं दे सकते ना, अब किसी प्राइवेट बंदे को तो कोई टैक्स नहीं दे सकता, वो तो फिर भत्ता होगा। अब वो कहते हैं अगर हुकूमत हमें कहे कि तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को टैक्स दें, हम इनको देंगे तो इधर लगेगा। अब ये काम तो मुंतखब क़यादत का है। यही मैं कह रहा हूं। लेकिन आपने कहा कि आपने लोड शेडिंग, हम जो कह रहा हूं, हम एक मिनट भी लोड शेडिंग कम नहीं कर सकते। मैं दोनों पहलू पे बात करता हूं। तो मैंने कहा ये एहतियात हमारे पास नहीं है। उन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, हमारा सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी ज़्यादा गौब किया, हमें भी किया। फिर एसी फयाज साहब आ गया बड़ग्राम से, उन्होंने वो भी पहुँच गए, पुलिस भी पहुँच गई। फिर बाहर बैठकर मायदे हुए, ये करे। उन्होंने कहा भाई हम बिल देते हैं। फिर कुछ उनकी लोड शेडिंग PDC से कम हुई, PDC से बात की उन्होंने, PDC वालों ने कहा भाई कि ये आप। तो मेरा जो शिकवा है वो यही है कि यहाँ तो ना लाइन लाइसेंस इतने हैं, ना रिकवरी का मसला है। यहाँ क्यों लोड शेडिंग होती है और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया के मुताबिक उगी में कितनी लोड शेडिंग होनी चाहिए? सर ईद का दिन है, सच बताना है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर बताना है। आप बात ऐसी क्यों पूछते हैं? वो कहता है जो बताने के काबिल नहीं, हम इस बात को क्या बताएंगे आपको। उसने कहा मैं सच बोल सकता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूरी है, बांधा हूँ। असल मसला ये है कि ये जो हमारे एक्सिन साहब हैं बैठे हुए एबटाबाद, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कितनी होनी चाहिए या तो जिस तरह रिकवरी के हिसाब से तो मेरे ख्याल में 1, 2, 3 घंटे लोड शेडिंग होने चाहिए। हम तो कहते हो ही ना, हम कहते बिल्कुल ना हो। मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रहा था। बाकी यानी आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो 2 घंटे होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे। यहाँ लोग लैंड पे लगे बिल देते हैं। बिल्कुल, लैंड पे मैंने देखा, उस दिन मैं गया था। आप चूंकि आप तरह के इलाकों में ज़्यादातर लोग मोबाइल से बिल अदा करते हैं। बिल्कुल, हमारे इलाका में कोई बंदा ऐसा नहीं जो डिफाल्टर हो। अच्छा, एक बेवा औरत है, मेरा दोस्त है, वो फौत हो गया, उसकी बीवी है, उसके ऊपर 15,000 रुपये बिल आया तो उसने अपनी बकरी बेचकर बिल अदा किया।
तो मैंने कहा क्यों, कहती है नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं कहा तुम्हारे नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ। कि फिर तो लोगों का शिकवा तो जायज़ शिकवा है ना ज़्यादा कि है, वो ठीक है, लेकिन उस आत्मा का, लेकिन ये हमारा इसमें रोल ही कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कुछ ये रोल ऑपरेशन वालों का रोल फिर शुरू इसमें होता है? अगर मुझे कुछ पता होता ना कि लोड शेडिंग क्या होती है, मैं नहीं आपको पता पूरी आपको है, न बताएं, मतलब आपका अगर रोल नहीं है, आपको मालूमात है ना, मालूमात हम आपसे नहीं लेते। अगर आपका कसूर नहीं है तो फिर ऑपरेशन वालों की ख्वाहिश होगी, चूंकि लोड शेडिंग का शेड्यूल मेरा ख्याल है ऑपरेशन वाले तय करते हैं। हाँ शेड्यूल लोड शेडिंग जो आप जो है वो डिमांड पीटीसी, मतलब जो फोर्स लोड शेडिंग है, बाकी चीजें वो जो तो हैं, इमरजेंसी भी है, वो आप किसी करते हैं। जगह 2-3 महीनों बाद इस तरह का कोई इमरजेंसी हो तो फिर होता है। इमरजेंसी भी होता है, वो इस तरह नहीं होता। तो डिमांड ना जीएस वाले डिमांड करते हैं ये लोड शेडिंग की, और ना मतलब है उनको पता है कि लोड शेडिंग क्यों होती है। ये सिर्फ ये काम ऑपरेशन का है, हमारा काम ही नहीं है इसके अच्छा। साथ। और मेरा काम होता है मैं आपको खुल कर बता दूं। यानी आपने खुल के बता दिया, इतना भी बहुत है। ये भी आपकी मेहरबानी है कि मतलब आपका रोल नहीं है, ऑपरेशन वालों का रोल ऑपरेशन है। वो भी हमारे भाई, हम एक ही है। देखो हम एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो भी डूबेगा हम साथ ही डूबेंगे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर कश्ती में 2 बंदे सवार हैं, मल्लाह कहता है कि एक को अब नीचे उतारना पड़ेगा, तो वो जीएस डूबेगा। वो ऑपरेशन वाले, वो आप कहते हैं कि वो ऑपरेशन वाले जो भी डूबेगा जीएस, सिर्फ ना हमारे एक्सिन का इसमें रोल है, ना हमारे एसडीओ का उसमें रोल है, ना हमारे एसी साहब का रोल है। नहीं, इतने मासूम न बने ना, नहीं ना, मतलब नहीं है, देखे लेकिन इतने भी मासूम देखे नहीं है। हमारा- बहरहाल आपने कह दिया, इतना बहुत है ना, फिर बहस शुरू हो जाएगी, वो गुफ्तगू देखे हमारा एक्सिन साहब, अंधेरा चाह गया। देखे मेरी आखिरी बात, हमारा एक्सिन साहब फोन करके 5 मिनट के लिए बिजली ऑन नहीं करा सकता है, जबकि ऑपरेशन वाले एक्सिन साहब जो है वो फोन करके वो मतलब 1 घंटा 2-4 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि एहतियात उनके पास है। हमारे एक्सिन के पास ये लोड शेडिंग वाला एहतियात नहीं है। ठीक है, सही है, ये कहने ठीक का है, मतलब ये है। ठीक है। गुफ्तगू को समेटते हैं। आप अपना कोई पसंदीदा शायर, यकीनन आपको शेर तो बहुत याद है, तो ईद का मौका है, ठीक है, अंधेरा भी छा गया है, अब मगरब से अब हम इशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर कुछ सुना दें। हाँ सर जी, ईद के हवाले से वो कहता है, ईद का दिन है, घर घर फैली है खुशबू पकवान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। बेगम ने पहले 2 घंटे मेकअप शेकअप कीता, उसके बाद न पूछो हम पे जो जो कुछ है बीता। गलती ये थी कि बेगम ने पूछी मुझसे राय, मुँह से एवं निकल गया कि अल्लाह मियाँ की गाय। 3 घंटे बैठी मूड बनाए, लाख मैंने कहना था ऐश्वर्या राय गुड गाय, यानी इंग्लिश वाला था बोला, इस ड्रेस में एज तुम्हारी लगी है मुझको 16, तेरी जैसा सूरत मैंने देखी नहीं इंसान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ठीक है जी, तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में ये पैगाम है कि ईद का दिन है, और जितने भी बरादरियों में या मतलब बरादरी से बाहर लोगों के साथ जो भी मतलब झगड़ा हुआ, फसाद हुआ या खफकान है, उनको बुलाकर यकजान हो जाए और आपस में गले लग जाए। एक तो ये है, चूँकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को माफ़ किया, और मेरे रब की तो ज़ात है वो माफ़ करने वाली है। ठीक है, हम कितने गुनहगार हैं, हमें रब माफ़ करता है, हम बंदे एक दूसरे को क्यों माफ़ ना करें। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि हमारे मौसम जो है वो बहुत चेंजिंग आ चुकी है। मेरा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं वैसे इन चीज़ों से मैं प्यार करता हूँ, तो अपनी आवाम को आपकी वसासत से मैं उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम अगर हो जाए तो अच्छा है। जंगलात हमारे ख़त्म हो चुके हैं, आप पता है कि वो काट रही है, इसमें छोटी पौध निकलती है नए अब उग रहे हैं, और बहुत वाफर मकदार में निकलती है। आप मेरे साथ अगर सीरीज चले जाए, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको आग लगाई जाती है। जब वो आग लगा देते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा पूरे वर्ल्ड के हालात ऐसे हैं कि जंगलात हमें बचा सकते हैं और हमारा कोई ज़रिया नहीं बचने का। जिस तरह दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। यानी दरख्तों की हिफाजत करें और दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। हर बंदे को चाहिए, चाहे उसकी ज़मीन है या उसकी ज़मीन नहीं, वो किसी की ज़मीन पे दरख्त लगा दें, किसी की ज़मीन पे दरख्त लगा दें। चाहे मैं ग्रेड में रहता हूँ, मुझे चाहिए 10-15 दरख्त लगाना चाहिए। और दरख्त भी हमारा इलाके में ब्याड़, देयार, पुलुदुर, री, कंडरू और ऐसे ऐसे दरख्त लगाना है जिसमें इलाके में ठंडक पैदा होती है। और ये ख़ास करके सफ़ेदा जो है ना, ये हमारे माहौल के लिए भी अच्छा नहीं है, पानी इसने ख़त्म कर दिया है। इसके बजाय हम अपने देसी जो बूटे हैं, दरख्त हैं, इनको परवान चढ़ा दें। आप कहते हैं सफ़ेद न लगे, पानी हमारे खुशक हो गया, चश्मे हमारे खुशक हो गए, जितना भी हमारा माहौल ख़राब हो गया,
तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरा चूंकि फारिस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते नहीं, हैं। आपका तो हर किसी चीज़ के साथ ताल्लुक है। मुझे जंगल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दरख्त अच्छे लगते हैं, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, मुझे बर्फबारी अच्छी लगती है, मुझे बहते हुए चश्मे अच्छे लगते हैं, उठती हुई मौजें अच्छी लगती हैं, और ये पानी और दरिया अच्छे लगते जब हैं। आप बिजली बंद करते हैं तो लोगों का चीखना चिल्लाना गर्मी में स्पेशली, देखें वो मेरा ख्याल है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखें आपने कहा गुफ्तगू को मेरा ख्याल है समेटते हैं। मैंने बात की, आज बड़ी मुश्किलों से हमने आपको पकड़ा, काबू किया, आप राज़ी नहीं थे। आपने कहा कि इस वक्त मौसम में ये जो मुझे फूल इस वक्त खिल चुके हैं, स्पेशली जी, बिल्कुल। सफ़ेदे से जो रेशा निकलता है, हाँ। उससे आपको एलर्जी है जी हाँ। और आपको फिर तकलीफ होती है, सांस की भी होती है और आंखों में ज़रा जलन होती आंखों है, की मैं बार-बार जलन आंखें होती में है। खारिश होती है मेरे। तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा। तो आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया। तो सलाउद्दीन तनोली के साथ हमने गुफ्तगू की, बात इस पर समेटते हैं, चूँकि हमारी गपशप थी कि इन्होंने कहा कि मुझे एलर्जी होती है, कम से कम 20 दिन या 1 महीना मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैंने इनको कहा कि आपकी वजह से लोग जो हैं वो सारा साल तकलीफ़ में होते हैं, स्पेशली गर्मियों में तकलीफ़ में होते हैं, बच्चे भी बिलखते हैं और बूढ़े बड़े जो हैं उनको भी तकलीफ़ होती है। आप जो है वो भी हमारे लिए 20 दिन जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लिया करें। बहरहाल ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं और मरंज तबीयत के मालिक हैं, खुशमिजाज बंदे हैं, और अल्लाह पाक इन्हें खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर फजल करे, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम दे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।